नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। अच्छी खबर यह है कि पटना एम्स में आज 6 महीने बाद फिर से ओपीडी सेवा की शुरुआत कर दी गई है। जुलाई में कोरोना के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित होने के बाद से ओपीडी की सेवाएं बंद थीं, जिसे आज से दोबारा शुरू किया गया है। ओपीडी सेवा बहाल होने से इलाज कराने आए लोगों ने राहत की सांस ली और आज पहले दिन 175 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एम्स प्रशासन ने मरीज के साथ एक अटेंडेंट को अंदर जाने की इजाजत दी है। आप लोग इलाज करवाने आए हैं ओपीडी में? जी हाँ। अच्छा, तो अभी तक बंद था, आज से शुरू हुआ है? जी। रजिस्ट्रेशन आज करवाए थे? नहीं, हम फ्राइडे को ही करा देते, ऑनलाइन कराए थे। अच्छा, किस चीज के लिए इलाज? ENT। अच्छा, ENT का। आप भी आए थे? हाँ, आप भी? हाँ, साथ में। तो कितनी परेशानी हो रही थी आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। गरीब आदमी के लिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल है ही नहीं, वहाँ तो बहुत पैसा लगता था, लेकिन हम लोग के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल है एम्स। अब बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब ओपीडी यहाँ खुद चालू होता है। काफी यहाँ पे पेशेंट है। आप भी इलाज करवाने आए हैं क्या ओपीडी में? जी जी, हम येलो फीवर का इंजेक्शन लेने आए हैं। अच्छा, बाहर जाने के लिए। जो आज अपॉइंटमेंट लेंगे तो कल का डेट है। तो कल ओपीडी खुलने से कितना राहत मिला है? बहुत ज़्यादा राहत मिला है। राहत मिला है? जी जी पहले यहाँ तो खाली कोविड का होता था। जी, अभी तो सब चीज़ हो रहा है, लेकिन अब बहुत दिन के बाद आज खुला है, बहुत खुशी की बात है। देखिए चाचा, आप भी इलाज कराने आए हैं? जी सर, लड़का मेरा है सर। अच्छा, तो जी। अभी ओपीडी खुला है तो आज से आया? जी, आ जाए सर। कितना राहत मिला है आप लोगों को? बहुत राहत सर मिला है। बाहर इलाज कराने में दिक्कत होती है? जी, बहुत सर, बहुत पैसा सर खर्चा कर दिए हैं। तो ओपीडी सेवा बहाल होने के बाद राहत की सांस ली जा रही है। खासकर ये कहा जा रहा है कि निजी अस्पतालों में इलाज कराने की जिनकी हैसियत नहीं है, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, उनके लिए एम्स वरदान है। लेकिन बात इस बात को लेकर है कि जरा इन नंबरों पर आप गौर कीजिए, जो नंबर हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन नंबरों के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। एक दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन होगा और कल आकर आप इलाज करा पाएंगे। तो ये ओपीडी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। पहले दिन का रिकॉर्ड रेट बढ़िया है, 175 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। साकेत हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। साकेत, ओपीडी सेवाएं बहाल कर देने के बाद स्थिति अब पटरी पर लौटने लगी है, लोग खुश हैं, खासकर वैसे लोग जो दूर से आए हैं, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा था, और उनके लिए भी जिन्हें अभी अभी मालूम चला है। देखिए, बिल्कुल बड़ी राहत की बात है विवेक, क्योंकि आप समझिए कि एक तरफ जहां पीएमसीएच जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बिहार सरकार की तरफ से जिसे हैंडल किया जाता है, वहां पर जूनियर डॉक्टर के हड़ताल लगातार जारी है। 1 सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया वहां हड़ताल चल रहा है। और ऐसे में एम्स में जब ओपीडी सेवा शुरू हुई है तो लोग जो यहाँ पर इलाज के लिए जो बैठे हुए थे, लंबे इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को बड़ी राहत मिली। अभी हम देखिए एम्स में ही मौजूद हैं विवेक, और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ जो है वो आप मरीजों की देख सकते थे। अमूमन यहाँ पर चूंकि कोविड के लिए डेडिकेटेड था ये एम्स अस्पताल, तब से लेकर अब तक जो दूसरे बीमारी से ग्रसित जो लोग थे उनका इलाज यहाँ नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब यहाँ पर आज से जो ओपीडी सेवा शुरू की गई है, उसके बाद काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसा ही कहा कि 175 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो कई लोगों को हम देख रहे हैं कि बाहर कुछ लोग कतार में खड़े हैं, कुछ लोग धूप सेक रहे हैं। तो यहाँ कोई व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो लोग आएंगे वो खुले में ना बैठे, उनके लिए कोई एक खास व्यवस्था वहां पर हो जहां पर उन्हें ज्यादा ठंड का भी एहसास ना हो, अपना इलाज करा पाए, रजिस्ट्रेशन करा पाए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए एक एक करके यहाँ पर जो मुख्य द्वार पे आप देख भी पा रहे होंगे विवेक, यहाँ पर एक एक करके लोगों की एंट्री। हम कहेंगे कैमरा पर्सन को कि वहाँ पर चले, हम लोगों से भी बात करेंगे विवेक कि किस तरह से राहत उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। 175 लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया है और हम बात भी कर लेते हैं। आप आए हैं यहाँ इलाज के लिए? जी जी, इलाज के लिए आए हैं और यहाँ कोई सहूलत नहीं है। देख रहे हैं कि ऑनलाइन कर रहे हैं तो फोन नंबर भी नहीं लग रहा है उनका। एक दिन पहले करना था रजिस्ट्रेशन, आपने किया था? जी, एक दिन पहले नहीं किया था। आज एक दिन पहले आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, उस पर आपको करना है। और बिल्कुल साकेत, आप भी जागरूक करें लोगों को, ये बताएं जरूर। हालांकि स्क्रीन पर वो नंबर को हम दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन आप ही कहें कि एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब आपको इलाज करने के लिए, अगर आपके नंबर लगता है तब आप इलाज कराने के लिए आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमसे बातचीत करने के लिए। इधर एक बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का 6ठा दिन हो गया है। हड़ताल के कारण मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है, कई ऑपरेशन टल गए हैं और जो मरीज हैं अब पलायन कर रहे हैं। सरकार की सख्ती के बाद भी डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। तो
तो बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं आपको कि जूनियर डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो लगातार जारी है और छठा दिन है आज। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं जो दूर से आए हैं इलाज कराने के लिए, वो वापस लौट रहे हैं क्योंकि खिड़की दरवाजे अस्पताल के बंद हैं और डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सरकार इस मसले पर सख्त जरूर थी, लेकिन जूनियर डॉक्टर नहीं मानने को तैयार हैं, टस से मस होने को तैयार नहीं है। और जहां तक मरीज हैं, उनकी परेशानी अपनी जगह है, वो परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार की गई है और इसका ट्रायल पटना एम्स में लगातार जारी है। ट्रायल में शामिल होने के लिए पटना एम्स में, जहां लोगों को भी पटना एम्स अपनी तरफ से जागरूक कर रहा है, लोग भी अब पटना एम्स पहुंच रहे हैं वैक्सीन के लिए, वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन दिलाने वाले लोगों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में लगभग 100 लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन ट्रायल से होकर गुजरेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। पटना एम्स में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। नेफ्रोलॉजी विभाग की बात करें तो डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद रहती है। एक एक प्रोसेस से गुजरने के बाद लोगों को वैक्सीन दी जाती है। अमरजीत शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद हैं पटना एम्स में और वैक्सीन का ट्रायल लगातार जारी है। आज भी लगभग 100 के करीब लोग वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। कुछ लोग बक्सर से पहुंचे हैं तो कुछ लोग खगौल से। हम ये जो है वैक्सीन का ट्रायल सेंटर है यहाँ एम्स का, और यहाँ लोग पहुंचे हैं, बक्सर से हैं, दानापुर के कुछ स्कूलों से पहुंचे हैं। उनसे हम जानते हैं कहाँ से पहुंचे हैं आप लोग, क्या के लिए आए हैं? दिल्ली पब्लिक स्कूल से कोरोना वैक्सीन ट्रायल के में शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं। कितने लोग आए हैं? हम लोग करीब 35 लोग हैं। 35 लोग आए जी हाँ। तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर। ये जो महामारी है इससे बचाव के लिए ये चीज़ चल रहा है, तो इसमें तो हम लोग साथ दे रहे हैं। और करीब हमारे डीपीएस के करीब 200 कर्मचारी आ चुके हैं। यहाँ पे वैक्सीन ट्रायल रूम है ये। यहाँ पे जो इसके विभागाध्यक्ष हैं और पटना एम्स के अधीक्षक हैं डॉक्टर CM सिंह, उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्था है सर, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? लोग तो पूरे बिहार से आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पटना डिस्ट्रिक्ट और इसके सराउंडिंग एरिया से आ रहे हैं। इसके हम आपको बताएं, जैसे कुछ दिनों जब शुरुआत हुआ था ट्रायल तो कुछ दिनों तक लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा नंबर कम आया। लेकिन आज के दिन में आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग आते हैं कि हम रात में 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक उनको ट्रायल में वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो अभी जो ज़्यादातर लोग इधर आए हैं वो DPS पब्लिक स्कूल पटना से आए हैं और फाउंडेशन स्कूल जो यहाँ पे पटना में है वहाँ से आ रहे हैं। मैंने वैक्सीन का ट्रायल खुद पर लिया है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जिस दिन वैक्सीन लिया था उसके बाद भी अपने नॉर्मल काम काज पर वापस जा सकी थी। देखिए, वैक्सीन ज़रूरी है, ये पहले दिन से हम लोग जान रहे हैं कि जब वैक्सीन आएगी तभी इस भयावह डिजीज पे काबू पाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के हमारे रिपोर्टर भी जो है इसमें शामिल हुए हैं और किसी तरह का डर नहीं है वैक्सीन लेने में, और वैक्सीन यही डर नहीं होने के कारण लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इसका लोगों को फायदा पहुँच रहा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोरोना का जो है प्रसार रुक रहा है। पटना एम्स से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बड़ी खबर आ रही है सिवान से, जहां जमीन विवाद में पिता की हत्या कर दी गई है और बेटे ने गला दबाकर हत्या की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीधे सिवान से, जहां पर हत्या का मामला सामने आया है और यह जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला, जहां पिता की हत्या कर दी गई है, बेटे ने गला दबाकर हत्या की है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम सिवान से आपको बता रहे हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अपडेट यही है कि आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जमीन विवाद में पिता की हत्या के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। बेटे ने गला दबाकर अपने पिता को मार डाला। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर। और मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर। मृत्युंजय, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी देखिए, सिवान में एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक पिता की बेटे द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप
उसके बेटे और पदों पर लगा हुआ है। फिलहाल ये जो मुफस्सिल पुलिस है वो 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं जो मृतक है उसके पोस्टमार्टम के लिए 100 को सदस्यों ने भेज दिया। लेकिन जिस तरफ से एक ये वाकया सिवान में सामने है, बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। अपने पिता के की मौत का इंजाम उसके बेटे पर लगा है। तो फिलहाल पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूरी मामले की तफ्तीश कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर है समस्तीपुर से, जहां सराय रंजन के भोजपुर गांव में अपराधियों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने पोल्ट्री फार्म कारोबारी केदारनाथ झा को उनके ही फार्म पर गोली मारी है। गोली लगने से घायल केदारनाथ झा को सराय रंजन अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हुई। परिजनों का कहना है कि केदारनाथ की हत्या जमीन विवाद में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन जारी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी आया, गाड़ी लगा के, मुर्गा फार्म था उसमें 10 गो गाय बांध के अपना पोसते हैं। बोला केदार जी छिए यो, केदार जी छिए यो, ये अपना गेट खोले हैं। अब बस ताबड़तोड़ फायरिंग इन पे कर दिया गया। घटना इन लोगों को जमीनी विवाद पहले से चल रहा था। ये अपने मुर्गी फार्म में बैठे हुए थे, बाहर से उन लोग आवाज़, उन लोगों के परिवार के कहना है कि आवाज़ दिया कि फलना भैया इधर आइए। आज जैसे वो गेट खोले तैसे तरातर गोली मार दिया। गोली मार देने के बाद जैसे कि लोग लिया कर हॉस्पिटल दिखाने लाए, लेकिन वहाँ जो ऐसे मृत्यु घोषित किया गया। नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले आरसीपी सिंह को जेडीयू की कमान सौंप दी गई है। पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव रखा और इसका सभी ने समर्थन किया। आरसीपी सिंह के पार्टी अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रामचंद्र प्रसाद सिंह, यही नाम है आरसीपी सिंह का, जो सियासत में अपने इसी शॉर्ट नेम से जाने जाते हैं। आरसीपी अब जेडीयू के नए बॉस बन चुके हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद नीतीश कुमार ने आरसीपी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नीतीश कुमार ने इसके बाद इस्तीफा दिया और इस तरह आरसीपी को पार्टी का ताज सौंप दिया गया। कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों भूमिका उनके लिए एक साथ निभाना आसान नहीं हो पा रहा था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह पर काफी भरोसा किया, कई अहम जिम्मेदारियां दी। बिहार चुनाव के दौरान भी कई विषयों को लेकर नीतीश कुमार आरसीपी से सलाह मशवरा करते थे। 62 वर्षीय आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं। नीतीश के गृह जिले नालंदा के रहने वाले आरसीपी जेडीयू के भीतर काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। आरसीपी सिंह के सार्वजनिक जीवन पर नजर डालें तो जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह नालंदा जिले के मुस्तफापुर के रहने वाले हैं। 6 जुलाई 1958 को आरसीपी सिंह का जन्म हुआ था। नालंदा के हुसैनपुर हाई स्कूल से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। इसके बाद पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई की। आरसीपी सिंह ने उच्च शिक्षा जेएनयू से हासिल की। राजनीति में आने से पहले प्रशासनिक सेवा से जुड़े थे आरसीपी। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके आरसीपी सिंह नीतीश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार के कई अहम फैसलों में आरसीपी की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। आरसीपी सिंह को जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर उत्साहित और जोश में भरे कार्यकर्ता नारेबाजी कर जेडीयू के रामचंद्र का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा किया कि आज से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी बाबू हो गए, तो कार्यकर्ताओं में एक अजीब खुशी की संगठन को मजबूती मिलेगी और जनता दल यू दिन दोगुना 4 चौगुना की स्पीड से पूरे देश में जदयू स्थापित होगा। और बताइए कितनी बड़ी बात है पार्टी के लिए, खासकर युवाओं के बीच माननीय आरसीपी सिंह बहुत लोकप्रिय है और माननीय नेता का जो निर्णय है यह युवा जदयू परिवार हृदय से स्वागत करता है। तो आज से जेडीयू में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी संगठन पर बेहतर पकड़ रखने वाले आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। वैसे विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। इन सब के बीच पार्टी की कमान अपने खास फैसलार को सौंपकर नीतीश ने यह बताने की कोशिश की है कि जेडीयू को मजबूती देने के साथ ही बतौर मुख्यमंत्री वे अपने निश्चय को अब बेहतर तरीके से साध सकेंगे।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। हम तो हमेशा जो भी जिम्मेवारी मिलती है उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं और निभाएंगे। सर, आज आपने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे में चूड़ा घोटना नहीं जानते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तो क्या आपके इशारा किसकी ओर था है? देखिए, हम लोग जो हैं, हमारे नेता जो हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं हम लोग, पूरा जो हमारा एजेंडा होता है वो हमारा पॉजिटिव एजेंडा रहता है और उसी के साथ हम लोग काम करते हैं। और इधर जेडीयू में बड़े बदलाव पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां आरसीपी सिंह को जेडीयू अध्यक्ष बनने पर बधाई दी, तो आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि आरसीपी नीतीश की अनुकंपा पर राजनीति में टिके हैं। कांग्रेस कह रही है कि नीतीश कुमार के रहते कोई भी अध्यक्ष बने पार्टी की सेहत सुधारने वाली नहीं है। आरसीपी जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जदयू के रहे हैं और हम लोगों ने लगातार उनके साथ काम करने का भी सौभाग्य मिला है। उनको बहुत बहुत बधाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस दायित्व पे माननीय नीतीश जी की जो आकांक्षाएं हैं उस पर खरा उतरेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, उन्होंने आरसीपी सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। अब आगे देखना है कि आदरणीय आरसीपी सिंह जी जेडीयू को कहां ले जाते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह जी नीतीश कुमार जी के अनुकंपा पर ही राजनीति में आए थे। जदयू का आंतरिक मामला है, वो जिन्हें चाहे अपना अध्यक्ष बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन नीतीश जी के रहते अगर वो अध्यक्ष बन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इससे जदयू की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा या जदयू कोई प्रगति करेगी। और जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के बाद उनकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन दबाव डाला गया तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का ही बने, इससे फर्क नहीं पड़ता। उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात की गई, तब उन्होंने काम शुरू किया। नीतीश ने यह भी कहा कि वो प्रचार करने में नहीं रहते हैं और ना अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। अब आरसीपी सिंह जेडीयू अध्यक्ष का काम देखेंगे और पार्टी तय करेगी कि किसे कहां जाना है। सीएम ने यह भी कहा कि समाज में किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। तो सीएम पद को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर भी सियासी बयानबाजी तेज है। जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार बेहतर तरीके से गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और उन्हें पद की लालसा नहीं है, तो महागठबंधन के नेताओं ने नीतीश पर निशाना साधा। पूर्व में भी ऐसे कई अवसर हैं जब उन्होंने अपने फैसले से लोगों को यह एहसास कराया कि सत्ता को लेकर के कोई मोह या लिप्सा का भाव उनके अंदर नहीं रहा है, लेकिन जन भावनाओं के साथ उनका जुड़ाव है, जनता के साथ संवाद, उनके विचार और उसके आधार पर जो जनादेश था, उसका जो निष्कर्ष था, उसका उन्होंने आदर किया, सम्मान किया। एनडीए विधायक दल ने बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सहर्ष चुना है और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सफलतापूर्वक बिहार का नेतृत्व संभाल रहे हैं। बिहार की जनता ने 2005 के बाद से ही नीतीश जी का नेतृत्व देखा है। सफलतापूर्वक उन्होंने जिस मुकाम पर बिहार को आगे ले जाने में हम सभी का नेतृत्व किया है, वह काबिले तारीफ है। इस बार भी जनता ने उनको नकार दिया है। परिस्थिति बस वो सीएम बने हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही डिमोरलाइज हैं। आप देखिएगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार फिर वही ड्रामा करेंगे और रातों रात एक नए मुख्यमंत्री के नाम वो प्रस्तावित करेंगे। बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी बुड़बक समझते हैं, अनपढ़ और बेकार समझने का काम करते हैं, अपने खुद लोभी हैं। आप 3 नंबर के पार्टी बनने के बाद भी आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का गोड़ पकड़कर आप मुख्यमंत्री बनने का काम किया और लोगों को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। कोरोना काल में किए गए कामों को लेकर बिहार को सम्मान मिलने जा रहा है। डिजिटल इंडिया अवार्ड सम्मान मिलेगा। 30 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
बिहार को इस सम्मान से नवाजेंगे, सम्मानित करेंगे और लोगों के खाते में दी गई आर्थिक मदद के लिए सम्मान बिहार को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत, अपर सचिव रामचंद्र, एनआईसी के शैलेंद्र श्रीवास्तव और नीरज तिवारी को यह सम्मान दिया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहेंगे। श्रमदान महादान होता है। श्रमदान से ही किसी गांव या फिर मोहल्ले का उद्धार हो सकता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है नवादा के रोह प्रखंड में, जहां ग्रामीणों के श्रमदान की सराहना हो रही है। ग्रामीणों ने आहर पईन बचाओ अभियान के तहत खेती के लिए सींचने वाली रजाइन पईन पुनर्जीवित कर दिया और इसका लाभ इलाके के 52 गांवों को मिलेगा। जिला प्रशासन भी ग्रामीणों को हर संभव मदद कर रहा है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी अनिल विशाल। मुख्यमंत्री से भी मिल करके बामन गांव के बारे में कहा था, प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी कहा था और जल जीवन हरियाली के लिए आहर पईन बचाओ अभियान ने एक योजना बनाया था, जिसका हम लोग एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में 2 बार मीटिंग किए थे। और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि बामन गांव एक मॉडल है और इस मॉडल में सारे लोग इसको जब तक मदद नहीं करेंगे बामन गांव नहीं होगा और ये आहर पईन का देश का, बिहार का मॉडल बनेगा। का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम लोग प्रशासनिक स्तर पे भी इसको आगे तक पहुंचाएंगे और जो भी प्रशासनिक सहायता की जरूरत होगी हम लोग इनको उपलब्ध कराएंगे। आहर और पैन परंपरागत खेती के लिए सिंचाई का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है और इसकी महत्ता मगध क्षेत्र में सर्वाधिक है, क्योंकि मगध का अधिकांश क्षेत्र सुखाड़ है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आहर और पैन का अस्तित्व मिटते चला गया, मगर सामाजिक संस्था एवं ग्रामीणों की सूझबूझ के बाद एक बार फिर से पईन और आहर पुनर्जीवित होने लगा है और नवादा में कई समाजसेवी एवं ग्रामीणों की अथक प्रयास के बाद आहर एवं पाइन को फिर से जीवित करने का कार्य किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोह के एक गांव में, जहां आप देख सकते हैं नोमान प्रथा को फिर से जीवित करते हुए आहर और पाइन को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया है और जिसका नतीजा यह निकल कर आया है कि पिछले कई दिनों के अथक प्रयास के बाद ग्रामीणों की मदद से आहर और पैन को फिर से पुनर्जीवित किया गया और इसके बदले में सामाजिक संस्था जो इस कार्य में लगे हुए थे उन्हें सूखा राशन देकर उन्हें प्रोत्साहित कर इस पूरे इलाके के आहर पैन को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। वाकई में ग्रामीणों के द्वारा किया गया यह कार्य काबिले तारीफ है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी और अब इसमें मदद करने के लिए कई लोग आगे भी आ रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और आगे देखिए जोहार झारखंड।